राजनीति में जाति होने का मतलब हुआ कि अगर मान लो कि अपने गांव में मुस्लिम है ना, तो कोई भी पार्टी चाहेगी कि मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा किया जाए ताकि मुस्लिम वोट उसको मिल सके। जैसे एक एग्जांपल, एमएलए का वोटिंग हुआ था, एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ था एमएलए से, हुमायूं पार्टी से हुआ था। और वो क्या किया, वो जनरली जलालुद्दीन का किया, जलालुद्दीन जो खड़ा हुआ था वो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का वोट का था। जैसे मान लो एक एग्जांपल, हमारे गांव का तो 90% वोट उसी के पास गया, 90% वोट उसी के पास गया। तो यही चीज कोशिश किया जाता है कि जातिगत जो राजनीति में ये जो देखने को मिलता है जाति, यही चीज देखने को मिलता है कि जो हुमायूं पार्टी का जो खड़ा हुआ तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी किसको वोट दिया, जलालुद्दीन साहब को वोट दिया। समझ में आया? यही चीज देखा जाता है कि राजनीति में जाति कैसे काम कर रहा है, ताकि जिस एरिया से ज्यादा जिस जाति का होगा उसी जाति का कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। समझ में आया? समाजवाद यह विचारधारा करती है कि समाज में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को एक बराबर की नजर से देखा जाए, ठीक ना, एक बराबर की नजर से उसको सहायता दिया जाए, ठीक ना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और समाजवाद यह कल्पना करती है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर है या कोई भी मतलब सरकारी सेक्टर है, कोई भी मतलब फैक्ट्री है, तो उस पर एक व्यक्ति का अधिकार ना हो बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो, ठीक ना, पूरे समाज उससे सहायता प्राप्त कर सके। समाजवाद यह विचारधारा करती है, ठीक ना। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना। औद्योगिक क्रांति में कितने वर्ग को जन्म दिया, ये दो वर्ग को जन्म दिया, पूंजीवादी वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, फैक्ट्री है, कंपनी है, तो ये पूंजीवादी व्यक्ति के अंतर्गत आता है, पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। और वही श्रमिक वर्ग के अंतर्गत मतलब किसान, मजदूर, वर्कर आ जाता है, ठीक है। 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना। औद्योगिक क्रांति में कितने वर्ग को जन्म दिया, ये दो वर्ग को जन्म दिया, पूंजीवादी वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, फैक्ट्री है, कंपनी है, तो ये पूंजीवादी व्यक्ति के अंतर्गत आता है, पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। और वही श्रमिक वर्ग के अंतर्गत मतलब किसान, मजदूर, वर्कर आ जाता है, ठीक है ना। 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय समाजवाद की उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना। औद्योगिक क्रांति में कितने वर्ग को जन्म दिया, ये दो वर्ग को जन्म दिया, पूंजीवादी वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता है, जिसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, फैक्ट्री है, कंपनी है, तो ये पूंजीवादी व्यक्ति के अंतर्गत आता है, पूंजीवादी वर्ग के अंतर्गत आ जाता है। और वही श्रमिक वर्ग के अंतर्गत मतलब किसान, मजदूर, वर्कर आ जाता है, ठीक ना। इसमें वर्कर के साथ क्या हो रहा है, मान लो वो बीमार हो रहा है, वो दुखी है, वो तकलीफ में है, तो उसको कोई मैटर नहीं करता। वो एक सिस्टम बना रखे होगा कि इसका सैलरी इतना होगा, ओवर टाइम का इतना होगा, ठीक है। चाहे वो ओवर टाइम 2 घंटा करा के वो 2 लाख रुपया का नहीं कमा ले, अगर थोड़ा 200 रुपया ओवर टाइम का तो 200 रुपया ही मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर यानी पूंजीवादी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक ना। ये निजी संपत्ति के अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये स्वयं निजी व्यक्ति का अधिकार उस पर होता है, स्वयं का अधिकार होता है, खुद का अधिकार होता है, ठीक ना। पूंजीवादी में यह कल्पना की जाती है कि चाहे मुनाफा कितना हो, वर्कर को उतने फीस दिया जाए जो उसका सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा, ठीक ना। चाहे वो बीमार पड़े, चाहे वो कुछ भी पड़े, मालिक को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक ना। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक ना। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा, पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरे समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक ना। 18वीं या 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के समय किया गया था समाजवाद का कल्पना। समाजवाद में संसाधन चाहे किसी का भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, तो समाजवाद में पूरे समाज का उसमें हक होगा, ठीक ना, अधिकार होगा,
पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे समाज का कल्याण होगा, पूरा समाज उसका उपयोग कर सकता है, कोई भी रिसोर्सेज हो, संसाधन हो, ठीक है ना। वो नाचने वाली महिला का बात नहीं कर रहे, ठीक ना। वो खुल के जीना नहीं हो, खुल के आना नहीं हो। देश के लिए आप कुछ कीजिए, समाज के लिए कुछ कीजिए, तो आपकी भागीदारी मानी जाती है। कृषि में कितना परसेंट है? 50%, ठीक ना। बाकी ग्रामीण के अंदर जो महिला होती है, जो खेती बाड़ी से जुड़ी होती है, वो अपने हस्बैंड का, अपने परिवार का साथ देती है, तो उसका जो 85% है। भारत की लोकसभा में कितना परसेंटेज महिला की भागीदारी है? 11 से 15। भेदभाव का मतलब हुआ कि बच्चा देने वाली मशीन और घर का काम काज करने वाली, हड़िया बर्तन मांजने वाली, खाना पकाने वाली मशीन समझा जाता है, इससे ज्यादा नहीं सब कुछ समझा जाता है। महिला की स्थिति दयनीय पहले के टाइम में, प्राचीन काल के टाइम में और मध्यकाल स्थिति में तो बहुत ही दयनीय थी, लेकिन अभी जाके थोड़ा बहुत सुधरा है। एजुकेशन में भी उसका भागीदारी अभी बढ़ चढ़ के ले रही है। एजुकेशन के अंदर, सेक्टर के अंदर, बहुत ऐसा सेक्टर के अंदर महिला है। जैसे तू एयरपोर्ट के अंदर चले जाओ, एयरपोर्ट के अंदर तो महिला मिलेगी। तो बहुत ऐसा जो सेक्टर है जिसमें महिला की भागीदारी अच्छे से रहनी चाहिए। अब महिला खुल के आगे बढ़ रही है, ठीक है। 50% महिला की जो भागीदारी लोकसभा के अंदर है, महिला आवाज उठाए लोकसभा में महिला के लिए कि आज बलात्कार हो रहा है, आज दुष्कर्म हो रहा है, आज बहुत ऐसी गांव शहर कस्बा है जहाँ महिला को सही से एजुकेशन नहीं मिला, महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत ऐसा शहर है। तो उसके लिए आवाज उठाएगी ये लोकसभा के अंदर बैठी हुई महिला ना, महिला के प्रति महिला ने आवाज उठाएगी, तब ना पीछे से लोग आएगा, उसका सपोर्ट होगा। ये तो आवाज उठाई भी नहीं करती, ये तो मतलब बस आंख मूंद के लोकसभा में जाना, आंख मूंद के लोकसभा से आना। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज कानून जो प्रावधान करोगे, तो कोई भी चीज के लिए आवाज उठाना पड़ेगा ना। फिर भी ये चुट्टी सब, ये महिला आवाज अपने महिला के प्रति नहीं उठाती है। जो रेप हो रहा है, आए दिन किसी न किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, आए दिन महिला पीड़ित है, आए दिन महिला के साथ गलत हादसा हो रहा है, बहुत दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन हो रहा है। फिर भी ये जो 11 से 15% महिला है, ये लोकसभा आवाज नहीं उठाती है महिला के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर टाइम हर जगह महिला ही प्रेरित होती है और होती रही है। तो ये आवाज उठाना किसका काम है? ये महिला ना महिला के प्रति आवाज उठाएगी, तो ये तो आवाज उठा ही नहीं रही है। जो 11-15% लोकसभा में इसका जो वहां प्रतिनिधित्व है, ये तो आवाज उठा ही नहीं रहे, तो दूसरा कैसे आवाज उठाएगा? पहले महिला ना करेगी, तब ना पीछे से पुरुष भी सपोर्ट में आएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय नागरिक का अधिकार देता है कि वो चाहे किसी धर्म को माने या किसी धर्म को ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? वो अपना कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको इस चीज का पूरा अधिकार है, उसको पूरा स्वतंत्रता दिया गया है। सभी को अपना धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है। ये अगर शादी विवाह करना चाहता है अदर कास्ट में कर सकता है, ठीक है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहलाते हैं? भारतीय नागरिक। इसलिए हम लोग कहलाते हैं, हम लोग कहा है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में। धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो किसी के साथ। अगर वो हिंदू है, अगर वो मुस्लिम है, तो ये चीज ना हो कि उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए। समझ में आया? अगर ऐसा किया जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समझ में? धर्म के आधार पर अगर भेदभाव किया जाएगा, ठीक ना। समझ में आया? ऐसा नहीं किया जा सकता। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय फ्लैग, भारत का राष्ट्रीय झंडा त्रिकलर, ठीक ना। त्रिकलर, तिरंगा, त्रिकलर यानी 3 कलर। जैसे हम लोग का राष्ट्रीय गीत है, हम लोग का राष्ट्रीय भाषा, हम लोग का राष्ट्रीय यानी इसको का फ्लैग है, हम लोग का राष्ट्रीय एनिमल है, हम लोग का राष्ट्रीय बर्ड है, हम लोग का हर कुछ है ना राष्ट्रीय है। तो उसी तरह से हम लोग का राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ठीक। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत में शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, शोषण करने वाला में अमीर लोग, पूंजीपति लोग, और शोषित होने वाला में किसान लोग, गरीब लोग, ठीक ना, आम जनता, ठीक ना, हम लोग के जैसा गरीब लोग, ठीक ना। शोषक कौन कहलाएगा? जो शोषण करेगा, बड़े लोग, अमीर लोग। जैसे हमसे करोड़ों खरबों के अमीर हैं, हम उनके गरीब मजदूर हैं, ठीक ना, तो हम शोषित हो रहे हैं, ठीक ना। ये हम किसान लोग हैं, तो हम लोग किस में आ जाएंगे? शोषित में आ जाएंगे। शोषक उसे कहेंगे जो गरीब लोगों का शोषण करता है, मतलब गरीब लोग को काम कराता है अपने फैक्ट्री के अंदर 12 घंटा 14 घंटा, तो वर्कर काम करता है। तो वर्कर जो शोषित होता है, उसी वर्कर को शोषित कहा जाता है, उसी वर्कर को यानी कहा जाता है कि सताया हुआ। फिर भी ये चुट्टी सब, ये महिला आवाज अपने महिला के प्रति नहीं उठाती है। जो रेप हो रहा है, आए दिन किसी न किसी के साथ बलात्कार हो जाता है, आए दिन महिला पीड़ित है, आए दिन महिला के साथ गलत हादसा हो रहा है, बहुत दुष्कर्म हो रहा है, आए दिन हो रहा है। फिर भी ये जो 11 से 15% महिला है, ये लोकसभा आवाज नहीं उठाती है महिला के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर टाइम हर जगह महिला ही प्रेरित होती है और होती रही है।
तो ये आवाज उठाना किसका काम है? ये महिला ना महिला के प्रति आवाज उठाएगी? तो ये तो आवाज उठा ही नहीं रही है। जो 11-15% लोकसभा में इसका जो वहां प्रतिनिधित्व है, ये तो आवाज उठा ही नहीं रहे, तो दूसरा कैसे आवाज उठाएगा? पहले महिला ना करेगी, तब में पीछे से पुरुष भी सपोर्ट में आएगा। जंतर मंतर पर अभी विरोध चल रहा, प्रदर्शन चल रहा, भूख हड़ताल चल रहा, वो एक तरह से दंगा का रूप ले ले। जब दंगा का रूप ले लेगा तो वही क्या होगा, गृह युद्ध होगा। मान लो अब जितने भी छात्र बैठा हुआ, जितने भी स्टूडेंट है, यूनियन है, सब बैठा हुआ, फार्मर जुड़ गया, हरियाणा से, पंजाब से जुड़ गया, किसान लोग जुड़ गया ना, जंतर मंतर पर आकर बैठा हुआ, भूख हड़ताल किए हुआ। अब वो लोग मान लो हथियार जब उठा लेगा, जब पुलिस के विरोध में खड़ा हो जाएगा, हथियार उठा लेगा, जब दोनों में आपसी में गोली चलना शुरू हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे को मारना शुरू हो जाएगा। अभी शांतिपूर्वक है मारना, जब विरोध करने का मतलब है कि आप शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ठीक ना, ये प्रदर्शन हुआ, ठीक। अब ये विरोध का रूप कब ले लेगा, गृह युद्ध का रूप कब ले लेगा, जब वो सब हथियार उठा लेगा, पुलिस को मारना शुरू कर देगा, नेता का घर तोड़ना शुरू कर देगा, जिस तरह से नेपाल में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, उसी को कहेंगे हम लोग गृह युद्ध, ठीक है। हाल फिलहाल में हुआ, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ, नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ है, ठीक ना। वही जो दंगा का रूप ले लेता है, इसी को कहा जाता है गृह युद्ध। वो हथियार भी अमेरिका ही बांट रहा है, ठीक ना, शांत करने की बात भी अमेरिका ही करेगा, ठीक ना, दोनों काम अमेरिका ही करवाता है, ये बात याद रखना। लोग दुनिया के सामने कर रहा है ये सब चीज, लेकिन दुनिया कुछ बोल नहीं सकती, और आज नहीं पूरी दुनिया में किसी को बोलने का रीजन, इसके पास स्रोत है, रिसोर्सेज है, इसके पास क्या चीज है, रिसोर्सेज है, उसका कंट्रोल है, पावर है। जिसके पास पावर है वही ताकतवर है इस दुनिया में, याद रखना। झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकेगी। गुलाम ये भी था एक टाइम में, ऐसा गुलाम नहीं था, अमेरिका भी गुलाम था, लेकिन ये खुद को डेवलप किया। नेपाल में एक प्रकार का रासायनिक हथियार है, इसमें किस चीज का मिश्रण होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिश्रण होता है, ना, गैसोलीन पेट्रोल मिलाकर गाढ़ा किया जाता है और एक प्रकार का निकला बन जाता है, केमिकल बन जाता है, आग के जैसा बम बन जाता है, आग के जैसा केमिकल बन जाता है, आग के जैसा बम एक तरह का केमिकल बन जाता है, मतलब कहने का मतलब एक चिपचिपा टाइप का केमिकल बन जाता है, जो इंसान के ऊपर अगर यूज किया जाए तो उसके चमड़ा से चिपक जला देता। मान लो एक प्रकार का जिंदा इंसान को जला देगा, चमड़ा से स्किन से चिपकेगा, उस इंसान के स्किन को पूरा को जला देगा, भून देगा, ठीक ना। एक प्रकार का आग के जैसा बम समझ लो, केमिकल बनाकर चिपचिपा टाइप का, वो इंसान के ऊपर चिपकेगा और चिपके के बाद उस जगह को जला देगा, तो इंसान जिंदा जल गया। अमेरिका इसका उपयोग किया था, कहाँ किया था, वियतनाम में किया था, और अदर कंट्री में भी किया होगा। क्या होगा, अमेरिका उस टाइम में यूज किया था किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर, उत्तरी वियतनाम के ऊपर, जो जिंदा इंसान को क्या करता था, जला देता था, ठीक ना। समझ में आया, नापाम कितना खतरनाक हथियार, ये इंसान के शरीर से चिपककर इंसान को जला देता है। हो ची मिन्ह आया तो इसके पास तो हथियार था ही, तो ये अमेरिका का हथियार लेके, रशिया से हथियार लेके खुद एक यूनाइट बना, और जब एक होकर मारो दोनों को, तो अमेरिका बीच में कूदना शुरू किया, अमेरिका को मारा। तो लास्ट में 1973 में पेरिस समझौता होता है, पेरिस समझौता के तहत 1975 में एक स्वतंत्र यूनाइट वियतनाम का गठन होकर सिर्फ ओनली फॉर वियतनाम रहेगा, यूनाइट बनता, ठीक ना। अभी प्रेजेंट टाइम में इनडायरेक्ट किस किस का युद्ध हो रहा है हम बता दे रहे। इनडायरेक्ट देखने में आता है ईरान का युद्ध हो रहा है, इजराइल से, अमेरिका से देखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट किससे युद्ध हो रहा है, रशिया और चाइना इनडायरेक्ट अमेरिका से युद्ध कर रहा है, ठीक ना। इनडायरेक्ट हथियार कौन दे रहा है, ईरान को हथियार कौन दे रहा है, टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, सैटेलाइट से जो पिक्चर है सही लोकेशन कौन बता रहा है, इनडायरेक्ट लोकेशन जो हर कुछ बता रहा है ट्रैक करके कौन बता रहा है, चाइना और रशिया बता रहा है ईरान को, ईरान किसको मार रहा है, अमेरिका को। इनडायरेक्ट किससे युद्ध हो रहा है, चाइना से, रशिया से, अमेरिका को, इनडायरेक्ट हो रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा है किसके, ईरान से मार हो रहा है, इजराइल को और अमेरिका को। मतलब इतना दिन तक तुझे लग रहा है टिक सकता है, अमेरिका इतना पावरफुल होने के बाद लग रहा है तुझे टिक सकता है, इतना दिन तक ईरान टिकने वाला था उसके सामने, कितनों प्री प्लानिंग कर रखता तब भी नहीं टिकता, उसके पीछे कोई ना कोई बैकअप प्लानिंग है, उसके पीछे बैकअप सपोर्ट है तब ना, तो चाइना रशिया सपोर्टर है, बस सबने इतना दिन तक जो खींच लाया युद्ध को, जरा सोचो, मानने के लिए तैयार नहीं है दोनों में से कोई, जो सपोर्टिंग तो है पीछे से। इसका उपयोग काहे किया था पता, अमेरिका इसलिए किया था कि हो ची मिन्ह जो था ना, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया था, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया, हाँ, सुरंग बनवा के वियतनामी लोगों सब उसके अंदर छुप गया था, ठीक ना। उस पे कितना हजार अमेरिका बम गिरवाया था वियतनाम पे कितना हजार, लगभग माना जाए 2 करोड़ के आसपास बम गिरवाया था। जितना यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ उतना यूज ये कहाँ किया था, वियतनाम के अंदर, इतना बमबारी किया। अमेरिका उस टाइम में यूज किया था किसके ऊपर, वियतनाम के ऊपर, उत्तरी वियतनाम के ऊपर, जो जिंदा इंसान को क्या करता था, जला देता था, ठीक ना। समझ में आया, नापाम कितना खतरनाक हथियार, ये इंसान के शरीर से चिपक कर इंसान को जला देता है। अमेरिका तो वहां जहर गिरवाया, बम बारूद गिरवाया, बहुत सारा जहरीला, ये एजेंट ऑरेंट जो नाम का जहरीला पदार्थ है, इससे आज भी वहां जो जन्म लेता बच्चा, आज भी बच्चा वहां विकलांग पैदा होता है, आज भी विकलांग पैदा होता है, इतना खतरनाक एजेंट ऑरेंट।
वियतनाम के अंदर छिड़का दिया, पूरी जंगल को तहस नहस कर दिया, इसलिए कि गोरिल्ला जो था, गोरिल्ला लोग वो क्या करता था, अमेरिकी सैनिक को मार के कहाँ घुस जाता था, जंगल में घुस जाता था, ठीक ना। इसलिए रसिया को भी मारा, ऐसा नहीं, वियतनामी लोग रसिया को भी मारा और अमेरिका को भी मारा, किसके बदौलत, हो ची मिन्ह के बदौलत। ये व्यक्ति था सबको मार के भागा, ठीक ना, और जीतने नहीं दिया, अमेरिका मजबूर होकर लास्ट में यहाँ छोड़ा, इस जगह को छोड़ा। ऐसा नहीं वियतनाम पे सिर्फ अमेरिका और रसिया का नजर था, वियतनाम पे इससे भी पहले किसका नजर पड़ा था, जापान का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने उसके हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम मारा, परमाणु हथियार मारा, तो भागा वियतनाम को छोड़ के। और जापान से पहले कौन था, फ्रेंच था, फ्रेंच ना था, ये जो कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीनों था ना, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, तीनों पड़े हो ना अभी, तो तीनों पे किसका प्रभाव था, फ्रांस का। वियतनाम के अंदर एक माइली गांव नाम करके था, वहां अमेरिकी सैनिक लोग पहुंच जाता है, ठीक ना, उस गांव में पहुंचकर उस गांव को पूरा को जला देता है, पूरी गांव को जला देता है आग लगा के, ठीक ना। और उस गांव की जो महिला बुजुर्ग थी, किसी को नहीं छोड़ता है, महिला को रेप करता है, बलात्कार करता है, बच्चा का रेप करता है, बलात्कार करता है, उसके बाद पूरे को यानी एक जगह करके इकट्ठा करके जला देता है, महिला बच्चा मर्द किसी को नहीं छोड़ता। उसमें उसके उस बीच में एक बुजुर्ग जो बच जाता है, वो बुजुर्ग उस बाहर निकल के पूरी दुनिया को उसकी हकीकत बताता है, अमेरिका की हकीकत बताता है, ठीक ना, कि वहाँ अमेरिकी सैनिक कितना नरसंहार करता है। माली गांव के अंदर कितना दर्दनाक हुआ हो कि पूरी गांव को जला दिया, उसके जलाने के बाद वहां का जितना मर्द था सबको मार दिया, वहां की महिला का बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद मार दिया। सोचो कितना नरसंहार किया वियतनाम के अंदर, सोचो, थिंक करो। हम लोग अभी प्रेजेंट, सोचो, थिंक करो, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो बलात्कार हुआ है, तो सोचो पूरी इंस्टाग्राम उसी से अभी ये हो रहा है, कितना दर्दनाक है। जब सोचो उस टाइम में, सोचो अब आज के टाइम में भी ये दर्दनाक है। आज ही मतलब रेप मतलब रुक कहाँ रहा है, ये तो दुनिया को पता है ना कि हिंदुस्तान के अंदर कि 800 केस आया खाली रेप का 5 साल के अंदर। अच्छा सोचो कितना छुप जाता है। मान लो कि इस एरिया में होता नहीं होगा रेप, इस एरिया में लोग गरीबी के कारण, इज्जत बचाने के कारण बात को नहीं उखैलता, नहीं खोलता है। सोचो, थिंक करो कि कितना क्रूरता किया अमेरिकी सैनिक लोग। आज भी क्रूरता करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, आज भी क्रूरता करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आज भी तू देखो ईरान के साथ हुआ, इजराइल हुआ, ईरान के साथ इजराइल का, अमेरिका कूद के वहां कितना क्रूरपंथी किया, वहां के हॉस्पिटल पे बम बारूद गिराया। सोचो महिला बच्चा किसी को नहीं छोड़ा, स्कूल पे बम गिरवाया अमेरिका, हर जगह। कल भी यही बात बताए थे कि वही हथियार देगा, वही कहेगा शांति की बात, वही करेगा, समझ गए। अमेरिका किसी का नहीं है। ये उत्तरी वियतनाम को हथियार रूस देता था दक्षिणी वियतनाम को मारने के लिए, अमेरिका दक्षिणी वियतनाम को बम बारूद हथियार देता था उत्तरी वियतनाम को मारने के लिए। लेकिन एक व्यक्ति का जन्म होता है 1890 के आसपास, एक व्यक्ति का जन्म होता है, उसका नाम है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह जो व्यक्ति है ना, हो ची मिन्ह, वो व्यक्ति कहता है ना हम इसको मारना, न उत्तरी वियतनाम को मारना, न दक्षिणी वियतनाम को मारना। रूस अमेरिका को मारा, ये कहा कि हम लोग भाई यूनाइट रहेंगे, एक रहेंगे। हो ची मिन्ह कहा मारो रूस को, मारो अमेरिका को, ठीक। और ये जो कहा किया, पूरे इसके अंदर वियतनाम के अंदर सुरंग बना दिया, छोटा छोटा सुरंग बना दिया, बड़ा बड़ा सुरंग बना दिया, उसके अंदर पूरी आर्मी, पूरी जितनी थी बटालियन, जितनी जनता थी, सबको उसके अंदर घुसा दिया, सबको उसके अंदर। और क्या किया, जब अमेरिका का जब सैनिक जाता था, अमेरिका का सैनिक जब जाता था तो वो तो मतलब ढूंढता था, और बड़ा बड़ा गड्ढा बना दिया, उसके नीचे बहुत सारा हथियार, बम या तलवार छुरी रख दिया, ठीक ना, ताकि वो जो लात दे, जिस तरह से जानवर को पकड़ा जाता है, लात दे तो गड्ढा में खट से गिर जाए, भुका जाए, ठीक ना। तो उसी तरह से आर्मी को बहुत प्रताड़ित किया, अमेरिका की आर्मी को बहुत प्रताड़ित किया, वियतनामी लोग बहुत जलील किया, बहुत। और ये जो था अमेरिका तो वहां जहर गिरवाया, बम बारूद गिरवाया, बहुत। आज ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया था इतना, यानी है कि इंसान कहाँ पे है, कैसे क्या कर रहा है, कौन एक्टिविटी कहाँ है। अगर 20 फीट अंदर भी इंसान रहेगा ना तो उसको पकड़ लेगा। ये 20 फीट नीचे एक शहर बसा दिया, एक तरह से समझो, हो ची मिन्ह 20 फीट नीचे सुरंग बना के एक शहर बना दिया था, शहर बसा दिया था, हाँ बहुत नीचे। इस तरह से बहुत मतलब जो अमेरिकी सैनिक था बहुत प्रताड़ित किया अमेरिकी सैनिक को, लोग को छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। वहां बाढ़ भी आ गया था ना, बाढ़ भी, वहां जंगल भी था ना, बड़ा बड़ा जंगल था, तो इसका हेलीकॉप्टर वहां सामने जंगल जो होता रहेगा तो हेलीकॉप्टर काम करेगा जंगल में, आदमी उसके नीचे पेड़ के नीचे छुपा रहेगा तो पता चलेगा। ऐसे इस तरह से रहता था। अमेरिका यूज किया था नापाम हथियार भी, कितना घातक हथियार, रासायनिक हथियार था, जो चमड़ा पे चिपक जाता था तो पूरी बॉडी को जला देता था। अगर बॉडी इंसान के स्किन पर अगर वो चिपक जाए तो इंसान पूरा जल जाएगा, उसका यूज किया अमेरिका।
एजेंट ओरेंट का यूज किया, 2-2.5 करोड़ को बॉम्ब में बारूद उसमें यूज कर दिया था, वहाँ वियतनाम को एकदम तहस नहस कर दिया था, ठीक ना। आज हम लोग देखते हैं इसका ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध, सोचो उस टाइम में कितना भावी हुआ करता था। आज हम लोग देखते हैं तो यानी कितना खतरनाक लगता है। और उस टाइम में 1956-55 के आसपास जो हुआ, सोचो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ है ये सब। वो हथियार भी अमेरिका ही बांट रहा है, ठीक ना। और शांत करने की बात भी अमेरिका ही करेगा, ठीक ना। दोनों काम अमेरिका ही करवाता है, ये बात याद रखना। लोग दुनिया के सामने कर रहा है ये सब चीज, लेकिन दुनिया कुछ बोल नहीं सकती। औकात नहीं पूरी दुनिया में किसी को बोलने का। रीजन इसके पास स्रोत है, रिसोर्सेज है, इसके पास क्या चीज है, रिसोर्सेज है, उसका कंट्रोल है, पावर है। जिसके पास पावर है वही ताकतवर है इस दुनिया में, याद रखना। झुकाने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकेगी। गुलाम ये भी था एक टाइम में, ऐसा गुलाम नहीं था, अमेरिका भी गुलाम था, फिर ये खुद को डेवलप किया। अमेरिका 1962 में 4000 सैनिक भेजता, किस लिए कि दक्षिणी वियतनाम का ये सहायता करेगा, ठीक ना, न्याय विरोधी करेगा। लेकिन ये मतलब इसका प्लानिंग कुछ और रहता है, वियतनाम का नाम निशान मिटाकर ये विकलांग पैदा होता है। कितना खतरनाक एजेंट ओरेंट वियतनाम के अंदर छिड़का दिया, पूरी जंगल को तहस नहस कर दिया। हथियार भी कितना घातक हथियार, रासायनिक हथियार था, जो चमड़ा पे चिपक जाता था तो पूरी बॉडी को जला देता था। तो 2.5 करोड़ को बॉम्ब में बारूद उसमें यूज कर दिया था, वहाँ वियतनाम को एकदम तहस नहस कर दिया था, ठीक है। सैनिक लोग कितना क्रूर था कि वियतनाम के अंदर एक गाँव था माइली, पहुंचकर उस गाँव को पूरा को जला देता है, गाँव को जला देता आग लगा के, ठीक ना। और उस गांव की जो महिला बुजुर्ग थी किसी को नहीं छोड़ता है। नेपाल में एक प्रकार का रासायनिक हथियार है, इसमें किस चीज का मिश्रण होता है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिश्रण होता है, ठीक ना। इंसुलिन पेट्रोल मिलाकर गाढ़ा किया जाता है और एक प्रकार का निकला बन जाता है, केमिकल बन जाता है, आग के जैसा बम बन जाता है, आग के जैसा केमिकल बन जाता है, आग के जैसा बम एक तरह का केमिकल बन जाता है। मतलब कहने का मतलब एक चिपचिपा टाइप का केमिकल बन जाता है, जो इंसान के ऊपर अगर यूज किया जाए तो उसके चमड़ा से चिपक जला देता। मान लो एक प्रकार का जिंदा इंसान को जला देगा, चमड़ा से स्किन से चिपकेगा, उस इंसान के स्किन को पूरा को जला देगा, भून देगा, ठीक ना। एक प्रकार का आग के जैसा बम समझ लो, केमिकल बनाकर चिपचिपा टाइप का वो इंसान के ऊपर चिपकेगा और चिपके के बाद उस जगह को जला देगा, इंसान जिंदा जल गया। अमेरिका इसका उपयोग किया था, कहाँ किया था, वियतनाम में किया था और अदर कंट्री में भी किया होगा। क्या होगा, अमेरिका उस टाइम में यूज किया था किसके ऊपर, वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम के ऊपर, उत्तरी वियतनाम के ऊपर, जो जिंदा इंसान को क्या करता था, जला देता था, ठीक ना। समझ में आया, नापाम कितना खतरनाक हथियार, ये इंसान के शरीर से चिपक कर इंसान को जला देता है। हो ची मिन्ह आया तो इसके पास तो हथियार था ही, ये अमेरिका का हथियार लेके, रशिया से हथियार लेके खुद एक यूनाइट बना, और जब एक होकर मारो दोनों को, तो अमेरिका बीच में कूदना शुरू किया, अमेरिका को भी मारा। तो लास्ट में 1973 में पेरिस समझौता होता है, पेरिस समझौता के तहत 1975 में एक स्वतंत्र यूनाइट वियतनाम का गठन होकर सिर्फ ओनली फॉर वियतनाम रहेगा, यूनाइट बनता, ठीक ना। इसका उपयोग कहाँ किया था पता, अमेरिका इसलिए क्या था कि हो ची मिन्ह जो था ना, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया था, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया। हाँ, सुरंग बनवा के वियतनामी लोगों सब उसके अंदर छुप गया था, ठीक ना। उस पे कितना हजार अमेरिका बम गिरवाया था वियतनाम पे कितना हजार, लगभग माना जाए 2 करोड़ के आसपास बम गिरवाया था। जितना यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ उतना यूज ये कहाँ किया था, वियतनाम के अंदर, इतना बमबारी किया। सोचो, थिंक करो, हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में ये जो बलात्कार हुआ है, तो सोचो पूरी इंस्टाग्राम उसी से अभी ये हो रहा है, कितना दर्दनाक है। जब सोचो उस टाइम में, सोचो अब आज के टाइम में भी ये दर्दनाक है। आज ही मतलब रेप मतलब रुक कहाँ रहा है, ये तो दुनिया को पता है ना कि हिंदुस्तान के अंदर कि 800 केस आया खाली रेप का 5 साल के अंदर। अच्छा सोचो कितना छुप जाता है। मान लो कि इस एरिया में होता नहीं होगा रेप, इस एरिया में लोग गरीबी के कारण, इज्जत बचाने के कारण बात को नहीं उखैलता, नहीं खोलता है। सोचो, थिंक करो कि कितना क्रूरता किया अमेरिकी सैनिक लोग। आज भी क्रूरता करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता, आज भी क्रूरता करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। आज भी तू देखो, ईरान के साथ हुआ, इजराइल हुआ, ईरान के साथ इजराइल का, अमेरिका कूद के वहां कितना क्रूरपंथी किया, वहां के हॉस्पिटल पे बम बारूद गिराया। सोचो, महिला बच्चा किसी को नहीं छोड़ा, स्कूल पे बम गिरवाया अमेरिका, हर जगह। कल भी यही बात बताए थे कि वही हथियार देगा, वही कहेगा शांति की बात, वही करेगा, समझ गए। अमेरिका किसी का नहीं है। वियतनाम के अंदर एक माइली गांव नाम करके था, वहां अमेरिकी सैनिक लोग पहुंच जाता है, ठीक ना। उस गांव में पहुंचकर उस गांव को पूरा को जला देता है, पूरे गांव को जला देता है आग लगा के, ठीक ना। और उस गांव की जो महिला बुजुर्ग थी किसी को नहीं छोड़ता है, महिला को रेप करता है, बलात्कार करता है, बच्चा का रेप करता है, बलात्कार करता है। उसके बाद पूरे को यानी एक जगह करके इकट्ठा करके जला देता है, महिला बच्चा मर्द किसी को नहीं छोड़ता। उसमें उसके उस बीच में एक बुजुर्ग जो बच जाता है, वो बुजुर्ग उस बाहर निकल के पूरी दुनिया को उसकी हकीकत बताता है, अमेरिका की हकीकत बताता है, ठीक ना।
कि वहाँ अमेरिकी सैनिक कितना नरसंहार करता है माली गांव के अंदर। कितना दर्दनाक हुआ हो कि पूरी गांव को जला दिया, उसके जलाने के बाद वहां का जितना मर्द था सबको मार दिया, वहां की महिला का बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद मार दिया। सोचो कितना नरसंहार किया वियतनाम के अंदर। सोचो, थिंक करो। हम लोग अभी प्रेजेंट आज ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गया था इतना, यानी है कि इंसान कहाँ पे है, कैसे क्या कर रहा है, कौन एक्टिविटी कहाँ है। अगर 20 फीट अंदर भी इंसान रहेगा ना तो उसको पकड़ लेगा। ये 20 फीट नीचे एक शहर बसा दिया एक तरह से, समझो। हो ची मिन्ह 20 फीट नीचे सुरंग बना के एक शहर बना लिया था, शहर बसा दिया था। हाँ, बहुत नीचे। इस तरह से बहुत, मतलब जो अमेरिकी सैनिक था बहुत प्रताड़ित किया अमेरिकी सैनिक को। इन लोग को छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। अब वहां बाढ़ भी आ गया था ना, बाढ़ भी, वहां जंगल भी था ना, बड़ा बड़ा जंगल था, तो इसका हेलीकॉप्टर वहां सामने जंगल जो होता रहेगा तो हेलीकॉप्टर काम करेगा जंगल में। आदमी उसके नीचे, पेड़ के नीचे छुपा रहेगा तो पता चलेगा। ऐसे इस तरह से रहता था। तो इसका उपयोग पाए किया था पता अमेरिका, इसलिए क्या था कि हो ची मिन्ह जो था ना, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया था, पूरी वियतनाम के अंदर सुरंग बनवा दिया। हाँ, सुरंग बनवा के वियतनामी लोग सब उसके अंदर छुप गया था, ठीक ना। उस पे कितना हजार अमेरिका बम गिरवाया था वियतनाम पे। वियतनाम पे कितना हजार, लगभग माना जाए 2 करोड़ के आसपास बम गिरवाया था। जितना यूज सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं हुआ उतना यूज ये कहाँ किया था, वियतनाम के अंदर। इतना बमबारी किया। पहली बार जन आंदोलन कहा जा सके और किसान आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी शुरू कहाँ करता है, बिहार के चंपारण में। देख लो, तिनकटिया प्रणाली थी ना, मतलब 3/20। एक खेत में अगर नील का खेती कर दिया जाता था तो खेत यानी ये हो जाता था, परती हो जाता था एक तरह से, समझो उसमें दूसरा खेती तुम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसके खिलाफ यानी किसान लोग बहुत पीड़ित था। अंग्रेज लोग के कहने पर नील की खेती कर रहा था, मुनाफा अच्छा हुआ, लेकिन किया तो पता चला सब खेत परती होते चला गया, बंजर होते चला गया, ठीक ना। इसी के खिलाफ राजकुमार शुक्ल जो था चंपारण का, वो महात्मा गांधी से आग्रह करता है। महात्मा गांधी को कहता है कि आने को हमारे शहर में, और वो जो आता है तो पहला जन आंदोलन के रूप में 1917 में महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से करता है, ठीक ना, शुरुआत। इसको हम लोग नील आंदोलन कह सकते हैं, किसान आंदोलन कह सकते हैं, ठीक है। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर के समर्थन में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठते महात्मा गांधी, और सफलतापूर्वक ये सफल होता है, ये आंदोलन सफल होता है, ठीक ना। 35% बोनस बढ़ा दिया जाता है। ये आंदोलन कब हुआ था, मार्च में। अप्रैल में एक और आंदोलन होता है, अप्रैल में एक आंदोलन होता है खेरा आंदोलन। अब होता है कि खेरा आंदोलन होता है उसी साल में, अप्रैल में, किसानों के समर्थन में। इसलिए किया जाता है, उस समय बाढ़ आ गया था जिससे फसल नुकसान हो गया था, ठीक ना। यानी जो किसान लोग उस पे क्या चीजें, उस पे कर्ज है, ये लगान को माफ कर दिया जाए। अंग्रेजों के द्वारा गुजरात के किसानों का लगान माफ कर दिया जाए, यानी कर्ज माफ कर दिया जाए। महात्मा गांधी इसमें भी सफल हो जाते हैं, ठीक ना। गुजरात में 1918 ईस्वी में जब ये खेरा आंदोलन करता है, खेरा सत्याग्रह पर जब बैठता है, सफलतापूर्वक ये भी संपन्न हो जाता है। मतलब वहाँ के जो किसान थे उनकी लगान माफ कर दी जाती है, ठीक ना। मार्च 1919 में रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। ये रोलैक्ट एक्ट किसे कहा गया, काला कानून कहा गया। भारतीय जो नागरिक है उस पर संदेह होने पर भी उसे गिरफ्तार कर दिया गया। इसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक तरह का हड़ताल कर दिया, पूरे देश को बंद कर दिया। जैसे भारत बंद सुनती है ना, तो उसी तरह से हिंदुस्तान बंद हो गया पूरी तरह से, ठीक ना। 6 अप्रैल 1919 को। तो लास्ट में अंग्रेजों द्वारा जो रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, काला कानून पारित किया गया था। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कैसे था, यही काला कानून के प्रति जो शांतिपूर्वक लोग जालियांवाले बाग में जाके शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब बातचीत कर रहे थे शांतिपूर्वक, उसी पर यानी जनरल डायर के द्वारा अंधाधुनी गोली चला गया। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को गोली चला दिया गया था। मैन जो अध्यक्ष होता है, तो खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया 1919 में, ठीक ना। ये जो तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया गया था 1919 में, ये महात्मा गांधी किस चीज का अवसर समझते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर समझ के ये इसका अध्यक्ष बन जाते, ठीक ना। खिलाफत आंदोलन जो हुआ 1920 में, 1921 में मोपला विरुद्ध होता है। क्या चीज, मोपला विरुद्ध। ये केरल के अंदर होता है। ये मोपला कौन लोग था, ये मोपला जो था मुस्लिम किसान था, और इन पर जो जमींदार किसान थे उनके द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, ठीक ना। लोगों के अंदर जो क्रोध था, जो गुस्सा था, उन लोगों द्वारा क्या किया जाता, उस थाना को जला दिया जाता। उस थाने में पुलिस जो था, पुलिस वर्कर जो था, 22 वर्कर जिंदा जल जाता है। महात्मा गांधी अहिंसा अपनाकर वो यानी प्रोटेस्ट करते थे, यानी आंदोलन करते थे। महात्मा गांधी तक ये बात जब पहुंचा तो महात्मा गांधी बहुत दुखी हुए, बहुत, मतलब उसको ये लगा, मतलब बहुत निर्दय
सा महसूस हुआ। ये तो पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, ये अहिंसा को अपना रहे थे, लेकिन यहाँ यूपी के अंदर क्या हुआ, यूपी के अंदर चाहे वो ही अंग्रेज था, चाहे वो कोई भी जात का था, लेकिन वो तो था इंसान ना। महात्मा गांधी यानी चूटी तक को मारने का मनाही करता था, ऐसे व्यक्ति थे। वो जब ये सुनता है तो वो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। उसको जब पता चलता है तो ये 12 फरवरी को अहिंसा जो आंदोलन चला रहे थे उसको खत्म करते हैं, बंद करके वो चलाते हैं। उसको बहुत सारा यानी महसूस असहज महसूस होता, बहुत मतलब कि वो पीसफुल शांति कर रहा है, वहाँ हिंसा हो गया। ये उद्देश्य था कि मतलब सहयोग नहीं करना है, ब्रिटिश शासन कुछ भी आए कर कहने के लिए, कुछ भी बात कर, उसकी बात को मानना ही नहीं है। मतलब हर बार तो पोहला लिया जा रहा है, फुसला लिया जा रहा है, ठीक ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बोला ठीक है छोड़ के चले जाए, 1918 में खत्म हो गया, फिर भी वो लोग रह गया। तो असहयोग आंदोलन चला 1922 में, बहिष्कार करना, सबका सब जाना उना बंद कर दिया, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया, अंग्रेज के स्कूल में जाना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, ठीक ना। अंग्रेज से कुछ लेना बंद कर दिया, जो भी चीज अंग्रेज का था सब कुछ छोड़ दिया। और ये लोग बैठ गए असहयोग आंदोलन में। तो माना जाता है ये भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन माना जाता है, ठीक ना। 19 से 25 में वालकोम सत्याग्रह केरल में होता है, जो कि दलितों के समर्थन में शुरू होता है, और सड़क पर भी सही से चलने नहीं दिया जाता था। और दलितों लोग को, यानी दलित मतलब जिसको हम कह सकते हैं बिछड़ा जाति, जिसको छुआछूत, जिसको अछूत कह सकते हैं, जो बड़ी बड़ी मंदिर थी या छोटी मंदिर, उस मंदिर में भी पूजा पाठ के लिए नहीं दिया जाता था, क्रूरता किया जाता था। गांधी इनके समर्थन में होते, यानी अछूत जो लोग थे, दलित जो लोग थे, उन लोगों के समर्थन में केरल के अंदर महात्मा गांधी रोड पर उतरते हैं और खुलेआम उन लोगों का समर्थन करते हैं कि छुआछूत को खत्म किया जाए, ठीक ना। ये जो छुआछूत चलते आ रहा है, जाति प्रथा चलते आ रहा है, इस जाति प्रथा को खत्म किया जाए, और जो दलित लोग, उन लोगों को भी पास अधिकार होना चाहिए। इसलिए हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उन लोगों ने यानी इसके लिए बहुत काम किए हैं। ये जो दलित लोग हैं, इन लोगों के लिए बहुत काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत कुछ दिए। साल 1975 में देखने को मिला था जेपी के द्वारा, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस बार किसके द्वारा देखा गया? सीजेपी के द्वारा 2026 में देखा गया, ठीक। और 1975 में जेपी के द्वारा देखा गया था, ठीक ना। जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा देखा गया था 1975 में। इंदिरा गांधी को यानी सरकार से हटा दिया था। इस तरह का भावी आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ था। ये भी एक भावी रूप से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। यहाँ कहाँ से उठा था? बिहार की धरती से उठ के रामलीला मैदान में पहुंचा था 1975 में जेपी के द्वारा। अभी सीजेपी के द्वारा 2026 में हुआ है। ये भी एक भावी प्रोटेस्ट हुआ, ठीक ना। कौन था? अभिजीत था, ठीक ना। और इसमें जो 1975 में था जेपी में, जयप्रकाश नारायण था, ठीक ना। अभी सीजेपी का अध्यक्ष जो था, सीजेपी का अध्यक्ष था अभिजीत। इस तरह से आज के टाइम में जंतर मंतर का आंदोलन देखिए, जंतर मंतर से दिल्ली के जंतर मंतर में शुरू हुआ। ये पूरे कहाँ का फैल गया? बिहार, बहुत ऐसा स्टेट है जहाँ ये फैल गया। ये भी एक जो 12 साल में पहली बार जन आंदोलन देखने को मिला। ये शांतिपूर्वक पीसफुल था। जन आंदोलन अगर देखने को मिला तो कहाँ देखने को मिला? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला, छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिला। पहली बार 12 साल में पहली बार ये देखने को मिला। जंतर मंतर से बाहर निकलकर पूरे बिहार गुजरात या पंजाब कह सकते हो, हर स्टेट में हुआ, ठीक ना। हर वो स्टेट में हुआ, ठीक ना। भारत के हर वो क्षेत्र में हुआ, जंतर मंतर से निकलकर। जैसे मान लो कश्मीर में भी हुआ, ठीक ना। कश्मीर में भी स्टूडेंट के समर्थन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बिहार में भी स्टूडेंट के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। यूपी में भी स्टूडेंट के समर्थन में, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी, पंजाब से किसान लोग स्टूडेंट के समर्थन में आए, जंतर मंतर में आए। ये माना जाता है 12 साल में पहली बार छात्र आंदोलन देखने को मिला। साल 1975 में देखने को मिला था जेपी के द्वारा। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। जितने भी सदस्य थे, कितने थे? 7 सदस्य, उनके अंग्रेज सदस्य थे। इसमें कोई एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसलिए भारतीय द्वारा 1928 इसमें गो साइमन का नारा लगाया गया। गो साइमन यानी जाओ साइमन जाए साइमन गो का नारा लगाया गया। इसको यानी भारत से भगाया गया। सब कौन था? सब ये था, अंग्रेज था। अंग्रेज जो था, कॉन्स्टिट्यूशन में की बात है, संविधान की बात है। तो संविधान में जब कोई भी संशोधन होगा, अंग्रेज तो अपने हिसाब से करेगा। इसमें भारतीय का तो कोई सलाह नहीं होगी भारत के अंदर कैसा होना चाहिए। इसलिए गो साइमन का नारा लगा 1928 में, ठीक है।